हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। आज की इस क्लास में हम अध्याय नंबर 2 जो कि भौतिक विज्ञान का है, आपका अध्याय नंबर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, आज जिसका नाम हिंदी में है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। आज हम इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर के बचे हुए बाकी न्यूमेरिकल्स पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके 2 न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, आज हम यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर 3 से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी जानकारी कि इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर विभव की मैं बात करूँगा तो विभव का फार्मूला, जैसे विभव की बात करेगा तो विभव का आप फार्मूला क्या यूज़ करोगे। देखो, विभव के आप 2 फार्मूले यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक तो आपका धारिता वाला हो जाता है, जैसे कि C बराबर Q/V हुआ करता था, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा के V = Q/C। एक तो विभव का फार्मूला आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये भी विभव का फार्मूला होता है। और दूसरा आप विभव का फार्मूला क्या यूज़ कर सकते हैं, वो होता है V = 1/4πε0 और यहाँ से हो जाएगा Q/R। आप विभव के इन 2 फार्मूलों को यूज़ कर सकते हैं। मैं बात करूँ तो इसका मात्रक आपका वोल्ट होता है। ठीक है, ये सब फॉर्मूले हैं, आप इनको समझ लोगे तो न्यूमेरिकल्स लगाने में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। जैसे न्यूमेरिकल में बोल रहा विभव ज्ञात कीजिए, तो अगर आपको ये 2 चीज़ें दे रखी है, रेडियस भी दे रखा है यानी कि बीच की दूरी r भी दे रखी है और q भी दे रखा है, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लो। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में q दिया है और c दिया है धारिता, ठीक है, धारिता दी है कैपेसिटर की, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, इसके बाद में हम कोई नेक्स्ट न्यूमेरिकल उसकी बात करते हैं, दूसरे फार्मूले की। तो अगले फार्मूले कभी इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करने को भी आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला आप बहुत पुराना हो चुका है, पढ़ चुके हैं, 1/4πε0 Q/R²। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो जाता है, इसे भी आप लिख लीजिए, ये भी कहीं कहीं पर काम आ जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूँ तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, एक होता है समांतर प्लेट संधारित्र, जिसे आप समांतर पट्टिका संधारित्र भी कहते हो। ठीक है, तो समांतर पट्टिका संधारित्र जो होता है उसकी जो धारिता होती है उसका सूत्र होता है C बराबर, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र, समझ गए, समांतर प्लेट में लिख देता हूँ, समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है उसकी धारिता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ε0 A/d। क्या होता है, ε0 A/d। तो ये होता है। और अगर सिंपल ऐसे ही मतलब सिंपल कैपेसिटर की बात करें, साधारण संधारित्र की, तो उसका होता है C = Q/V। तो ये तो आप भी पढ़ ही चुके हो। ठीक है, ये धारिता का फॉर्मूला होता है। यहाँ से 3 फार्मूले आप निकाल सकते हो, एक तो C = Q/V, दूसरा Q बराबर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे CV। ठीक है, Q = CV भी यहाँ से मिल जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कई सारे फार्मूले देख चुके हैं। एक और चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि मान लो कि V = Q/C होता है। ठीक है, V = Q/C होता है। अगर आपको यहाँ से ज्ञात करने को बोले कि टोटल C क्या होगा, तो आपको क्या करना है कि विभवांतर, ठीक है, प्लस अगर आपका प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत रख दे, ठीक है, कोई परावैद्युत रख दे जिसका परावैद्युतांक K हो, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हमारी धारिता होती है, पहले वाली धारिता, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारी नई धारिता है वो C0 है और जो पुरानी धारिता थी वो क्या थी, C थी। तो हम क्या करते हैं कि पुरानी वाली धारिता जो C थी हमारी, उसको हम मल्टीप्लाई करा देते हैं इसी K से, तो हमारी कुल धारिता निकल के आ जाती है। आई बात समझ में। क्या करते हैं हमें अगर नई धारिता निकालनी होती है तो सबसे पहले जो हमारी पुरानी धारिता रही थी, मान लो जब प्लेट ये नहीं रखी थी तो उस समय इसकी धारिता क्या रही थी, वो वाली धारिता से हम सीधे सीधे K का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो हमारी जो नई धारिता होती है वो निकल आती है। ये भी आप समझ लिए। इसके अलावा अगर आपको नए फॉर्मूले अगर इसमें आते हैं, जैसे कि यहाँ एक और चीज़ आ सकती है, जैसे आपको बोल सकता है स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए, स्थितिज ऊर्जा, इसकी मैंने प्रूविंग करवाई थी, तो आपको याद होगा कि क्या फार्मूला मैंने सॉल्व करवाया था। तो ये फार्मूला होता है U = 1/2 नहीं होता है,
हाँ, U बराबर 1/2 CV²। समझ गए? ये एक फॉर्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा का। संधारित्र के प्लेटों के बीच की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? 1/2 CV²। तो अगर संधारित्र के प्लेटों के बीच की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए आ जाए तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। आई बात समझ में? क्वेश्चन में अगर बोले कि संधारित्र के स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, प्लेटों के बीच की स्थितिज ऊर्जा या संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा बोलेगा या स्थितिज ऊर्जा बोलेगा, तब आप इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। और याद रखिएगा कि जो U होता है उसका मात्रक भी जूल होता है। जैसे कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक एक ही होता है, ठीक है? कार्य बराबर ऊर्जा। इसका रीज़न ये है ना कि जितना आपके अंदर ऊर्जा होगा कार्य उतना ही करेंगे, तो इसलिए दोनों बराबर हो जाता है। दोनों का जो यूनिट होता है वो आपका क्या होता है? जूल होता है। आई बात समझ में? दोनों को ही जूल में मापा जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब एक चीज़ और आ जाती है, और इसी में मैंने प्रूव करवाया कि दो बिंदुओं के बीच की स्थितिज ऊर्जा, अगर यहाँ Q1 रखा है, यहाँ पर Q2 रखा है, तो इनके बीच की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो इनके बीच की स्थितिज ऊर्जा की मैं बात करूँगा तो वो होता है U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। ये बेटा क्या है आपका? Q1 Q2 अपान R²। ठीक है, ये आपका क्या है? यही आपका कूलाम का नियम भी है और यही आपकी ऊर्जा भी है किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच। समझ गए? इसे ऊर्जा भी बोल सकते हैं। इसी को कूलाम का नियम कह सकते हैं और इसी को ऊर्जा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये F के बराबर भी होता है। यही F के बराबर भी होता है और यही ऊर्जा के बराबर भी होता है। ठीक है, तो इतने सारे फार्मूले हमने यहाँ पर डिस्कस किए, और भी अगर नए फार्मूले आते हैं तो आपको साथ डिस्कस कर लिए जाएंगे और आपको बता दिया जाएगा। अभी के लिए हम यहाँ पर देखेंगे अपना न्यूमेरिकल्स। मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ क्योंकि इसका अब तो कोई यूज़ बचा नहीं है। आपने चैप्टर तो पढ़ ही लिया कौन सा चल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं मिटा देता हूँ। अभी हम अपना न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि न्यूमेरिकल नंबर 3 है। न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या कहता है देख लेते हैं। देखो मेरे पास एक मैंने पेज पे लिख लिया है। दरअसल मेरी बुक है नहीं, बुक एक स्टूडेंट ही ले गया है, तो मैंने क्वेश्चंस नोट कर लिए थे आपको बताने के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं देख लेता हूँ, वीडियो में दिख रहा है। बिल्कुल स्क्रीन में आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, यानी कि उसने बोला है कि जो दो बिंदु हैं A और B, मान लेता हूँ मैं, ये दो बिंदु आपके 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो मैं इनकी डिस्टेंस लिख देता हूँ 6 सेंटीमीटर। ओके, दो बिंदु आपके 6 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। 6 सेंटीमीटर बहुत कम होगा। ठीक है, जो छोटी वाली पटरी आती है वो 15 सेंटीमीटर की होती है। अब उसमें आप 6 सेंटीमीटर सोच लो कितना हो, इतना सा होगा, छोटा सा। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर दो बिंदु स्थित हैं और एक पर है, देखो A पर जो है हमारा वो क्या है, प्लस का है 2 माइक्रोकूलाम, और जो B है उस पर है माइनस का 2 माइक्रोकूलाम। आपसे इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन तो आपसे A वाला पूछा है कि निकाय का समविभव पृष्ठ कहाँ पर होगा। ठीक है, समविभव पृष्ठ बिंदु। ठीक है, ऐसा बिंदु पूछा है जहाँ पर समविभव पृष्ठ हो, तो आपको समविभव पृष्ठ ज्ञात करना है कहाँ पर होगा। और आपको क्या ज्ञात करना है, बी वाले की मैं बात करूँ तो समविभव पृष्ठ पर समविभव पृष्ठ पर ही शायद पूछा है। हाँ ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा पूछी है। विद्युत क्षेत्र की दिशा शॉर्टकट में बताता हूँ। तो 2 क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे गए हैं। एक तो आपका पूछा गया है कि समविभव पृष्ठ कहाँ होगा, और दूसरा पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो ये थोड़ा सा थ्योरिकली भी है और न्यूमेरिकली भी है। तो न्यूमेरिकली पहले मैं बता देता हूँ आपको। देखो सबसे पहले एक बात ध्यान दो कि समविभव पृष्ठ होता क्या है। तो समविभव पृष्ठ वो पृष्ठ होता है जहाँ पर विभव का मान नियत रहे।
जहाँ पर विभव क्या होता है, नियत रहता है। ठीक है, तो जिस पृष्ठ में v नियत रहता है, चेंज नहीं होता, उसी पृष्ठ को कहा जाता है समविभव पृष्ठ। समझ गए? उसी को क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। और वहाँ पर ज़्यादातर v का मान जो होता है वो शून्य आता है, क्योंकि ज़ीरो नियत ही रहता है, चेंज नहीं होता। तो कहने का मतलब हमें यहाँ पर इसके इस रेखा पर, AB रेखा पर कोई ऐसा बिंदु ढूंढना है जहाँ पर v का मान क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो उसके लिए हमें इसका मिडिल पॉइंट ही लेना पड़ेगा। मिडिल पॉइंट इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि अभी ये 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की 3 सेंटीमीटर होगी। O में मान लेता हूँ बीच के बिंदु को O, ठीक है। और ये भी बेटा 3 सेंटीमीटर होगी। इतनी चीज़ समझ में आई? दोनों ही 3-3 सेंटीमीटर पे होंगी, क्योंकि भाई 6 सेंटीमीटर तो टोटल दूरी है, तो आधी आधी कितनी हो जाएगी, 3-3 हो जाएगी। तो मैं कुछ देर के लिए मान लेता हूँ कि यहाँ पर जो हमारा बिंदु O है वहाँ पर समविभव पृष्ठ है। तो जो O बिंदु है वहाँ पर समविभव पृष्ठ हम तभी मान सकते हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा, लंबवत होगा इसके, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर समविभव पृष्ठ आपका तभी माना जाएगा, इसको बोलेंगे समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ। ठीक है, देखो इसको आप समविभव पृष्ठ तभी कह सकते हो जब, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, मैं बता देता हूँ मैंने क्या लिख रखा है। ये जो है ये -2 माइक्रो कूलाम है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ। ओके, तो ये हमारा क्या है, यही हमारा है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ आप समझ गए होंगे, बट यहाँ से एक बात याद रखो कि समविभव पृष्ठ ऐसे ही नहीं बता सकते, हम अंदाजे में नहीं बता सकते, हमें निकाल कर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसने बोला है ना कि भाई आप उस पृष्ठ की पहचान करो जहाँ पर समविभव पृष्ठ है। ठीक है, उस बिंदु की पहचान करनी है आपको जहाँ पर समविभव पृष्ठ है। तो समविभव पृष्ठ के लिए मैंने क्या बताया कि वहाँ पर v का मान 0 आना चाहिए। तो भाई सबसे पहले हम इसके और इसके बीच का विभव ज्ञात करते हैं, फिर इसके और इसके बीच का विभव ज्ञात करेंगे, फिर दोनों को टोटल करेंगे तो 0 आना चाहिए। देखो यहाँ से कैसे करते हैं, सबसे पहले हम a वाला हल करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ हल, समझ गए? a वाला मैंने नंबर डाल दिया और यहाँ से लिखा हल। तो यहाँ से मैं a वाले को हल करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, देखो सबसे पहले मैं लिखूँगा OA के बीच विभव। तो सबसे पहले हम OA के बीच का विभव निकालेंगे। ठीक है, या फिर इसे शॉर्टकट में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो VOA। क्लियर, समझ में आई बात? और फिर प्लस टोटल V निकालना, आपको VAB के बीच में निकालना है। तो आप क्या करोगे, V, क्योंकि यहाँ पर आप बोल रहे हो तो यहाँ VO लिखेंगे। ठीक है, VO बराबर VAO प्लस VOB हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या होगा, VO बराबर VAO का मैं बताऊँ मान क्या होगा। तो यहाँ से देखो इसका वैल्यू वही होगा, सूत्र तो वही रहेगा ना, मैंने अभी आपको विभव का सूत्र बताया था। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R बताया था। ठीक है, तो Q यहाँ पर क्या है, 2 माइक्रो कूलाम। तो 2 माइक्रो कूलाम को ऐसे रहने दो, उसे कूलाम में करने की आवश्यकता नहीं है। 2 और बटे में क्या हो जाएगा, 2/Q/R होता है। और R की बात करें तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ से हम 3 लिख लेंगे। इसे भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि सब में नहीं चेंज करेंगे, सिर्फ इस सवाल में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमें चेंज करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, अभी देखना क्या होगा। तो यहाँ से देखो फिर प्लस लगा हुआ है और फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे, क्योंकि आगे वाली चीज़ जो हम लिखने जा रहे हैं वो किस में लिखने जा रहे हैं, माइनस में, क्योंकि फॉर्मूला आपका क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से आपको मिलेगा -2, क्योंकि Q लिया जाता है ना, और Q यहाँ पर क्या है, -2 है। ठीक है, तो -2/Q/V, तो Q/R स्क्वायर होता है, Q/R स्क्वायर नहीं तो Q/R होता है। तो Q/R मतलब 3 ही लेंगे।
इतनी चीज़ समझ में आई। यहाँ से देखो क्या होगा, वी ज़ीरो बराबर, वी ज़ीरो नहीं बोलेंगे इसको, वी ओ बोलेंगे, ठीक है, वी ओ। इसे थीटा ना समझना, थीटा नहीं है, ये वी ओ लिखा है, ठीक है। तो वी ओ इक्वल टू आ गया आपका, यहाँ से देखो 1/4πε0 कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा 2/3 और प्लस माइनस माइनस 2/3। यहाँ से 2/3 प्लस का 2/3 माइनस का कट गया, तो हमारे पास वी ओ यानी ओ बिंदु पर विभव कितना आ जाएगा, वी ओ बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/4πε0 इंटू ज़ीरो। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे सब कुछ ज़ीरो आएगा, यानी यहाँ से आपका वी ओ बराबर कितना आ जाता है, ज़ीरो। यानी ओ बिंदु पर जो है विभव का मान क्या है, ज़ीरो है, अर्थात जो हमने ओ बिंदु माना था वही हमारा समविभव पृष्ठ वाला बिंदु है। तो यानी ये जो पृष्ठ पूरा कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। क्यों? क्योंकि समविभव पृष्ठ पर, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान शून्य होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, अतः इसको मैं मान लेता हूँ ए बी सी डी, ठीक है। तो लिखेंगे अतः ए बी सी डी समविभव पृष्ठ होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान शून्य यानी ज़ीरो होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ गए कि ये जो है हमारा क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा, ओके। अब हम देखेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर बी की मैं चर्चा करूँगा, ठीक है। इसी का क्वेश्चन बी क्या कहता है, तो वो कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करो। तो देखो एक चीज़ याद रखो हमेशा, जो हमारा आवेश है, ठीक है, आवेश हमेशा प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होता है, ठीक है। जो हमारा आवेश है वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होता है, इसलिए जो हमारा विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा भी प्लस से माइनस की ओर होगी, यानी ए से बी की ओर होगी। लिखेंगे अतः विद्युत क्षेत्र, ब्रैकेट में ई लिख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा, अतः विद्युत क्षेत्र की दिशा ए से बी की ओर होगी, ठीक है, ए से बी की ओर होगी। तो देखो आपके दोनों क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको 4th क्वेश्चन बताता हूँ।